तो आज जो है हमारा, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें, पहले क्या करते हैं, एक सिलेबस को लगभग थोड़ा सा टॉपिक जो दिया गया है उसे कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है मैथ्स वगैरह को देखेंगे, ठीक है जी। वगैरह बंद है ना। कूलॉम का नियम हो गया था, इसका डिफरेंस को भी मैं बोला था। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, परावैद्युतान। परावैद्युतान क्या होता है, ठीक है ना। तो परावैद्युतान के लिए देखिए क्या दिया है कि अगर हमारे पास मान लो दो आवेश Q1 और क्या है आपका Q2, Q1 Q2 है, ये आप रट डालिए, ठीक है। पहला लेसन में आपको रट रही है कि Q1 और Q2 जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर ये है, r दूरी पर। तो यदि उनके बीच वायु या निर्वात हो तो कूलॉम के नियम सूत्र पर लगने वाला जो बल होता है कितना होता है, F = 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 r का स्क्वायर, जहां पर ε0 का मान ये इसको क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए परावैद्युतान कहने का मतलब क्या है, यदि उन आवेशों के मध्य क्या लगा दिया जाए, εr, मतलब कोई एक माध्यम लगा दिया जाए। माध्यम कैसा होगा, तो या तो एम्बर, एबोनाइट, कांच, अभ्रक, मोम, पानी, ग्लिसरीन, केरोसिन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वायु, ऑक्सीजन, ये जो दिया गया है। तो इसमें आप क्या होते हैं कि जो ये आपको लिख लेना है, क्या बोलते हैं आपके नोट्स कॉपी में, कि धातु का परावैद्युतान क्या होता है, अनंत होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है कि परावैद्युतान क्या होते हैं, तो हम इसे समझते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतान कहते हैं। जैसे देखिए समझते हैं हम इसको, क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास में दो आवेश हैं, एक आवेश A है और एक दूसरा आवेश कौन सा है, B है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो कहता है इन आवेश को कहाँ रखें हम, वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात कहने का मतलब है कि वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है, हवा हो सकते हैं या कुछ भी नहीं हो सकता, वैक्यूम होता है। तो इस समय कूलॉम का नियम कहता है इस पर जो लगने वाला जो बल होता है वह 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 r का स्क्वायर होता है, ये कहा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास में ये जो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है वह r है। अब हम इसको वायु में ना रख करके हम इसको क्या रख रहे हैं, किसी एक माध्यम में रख देते हैं। कहाँ पर रखेंगे हम, माध्यम में रख देते हैं, या तो कांच के टुकड़े के पास में रख दें, ठीक है, एम्बर में रख दें। यहाँ पर लिखा है बहुत सारे, देखो परावैद्युतांक रखा गया है, तो कोई ना कोई एक परावैद्युतांक पर रख देते हैं। तो इस पर जो लगने वाला जो बल होगा वह 1/4 पाई ε0 इंटू क्या हो जाएगा, εr। अब ये नॉट नहीं होगा, ये वाला नहीं रहेगा। ये कब लगाते हैं, ε0 को कब लगाते हैं, जब क्या हो, दोनों आवेशों के बीच में क्या हो, वायु या निर्वात हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, माध्यम, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे नहीं लगाएंगे, माध्यम लगाएंगे। तो पाई εr इंटू Q1 Q2 और क्या होगा, r का स्क्वायर। अगर मैं इसे भाग दे दूं, ठीक है, भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका F/, आपका हो जाएगा F डैश। तो F का मान कितना है, 1/4 पाई ε0 इंटू क्या है, Q1 Q2 r का स्क्वायर। अब अगर इसके जगह में रखूंगी, इसके बटे में रखूंगा तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 4 पाई εr हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा जी, Q1 Q2
और ये r के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, ऐसे में एप्सिलॉन 0 है, सॉरी पाई है, पाई कट जाएगा, ये दोनों कटेगा, Q1 Q2 ये दोनों कटेगा, r और r कटेगा। यहाँ पर है एप्सिलॉन r, यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन r ऊपर में और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया 0 में। अगर इन दोनों को हम मान ले क्या एप्सिलॉन f अपान इतने को ये मान लेंगे तो यही क्या कहलाएगा परावैद्युतांक। इसको क्या बोलेंगे हम परावैद्युतांक, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता या वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। ये भी ध्यान रखना, जितने भी परावैद्युतांक होते हैं पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होता है 1 से ज्यादा होता है, मतलब 1 से कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस मिल गए 2 क्वेश्चंस। एक धातु का परावैद्युतांक कितना होता है अनंत, और क्या कहता है कि कोई भी पदार्थ हो उस पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से क्या होगा ज्यादा। तो 2 हमको एक नंबर के क्वेश्चंस 2 मिल गए ना, तो इसको मेमोरी में अपने ध्यान रखना। और फिर उसके बाद में देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो अब है हमारा विद्युत क्षेत्र, हमने जो पढ़ा था कहा गया, ये दोनों का तुलना है, ये विद्युत क्षेत्र, हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। अब जो है आपका क्या कहता है, ये हमारा आज हेडिंग था। हेडिंग क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो ध्यान रखना कि अगर हम कोई एक आवेश ले लेते हैं, क्या लेते हैं एक आवेश लेते हैं, ठीक है जी। ब्लैक बोर्ड व्हाइट हो गया जी, इसका बैकग्राउंड, चलिए कोई बात नहीं। हम क्या ले लेते हैं एक आवेश, ये Q एक हमने क्या ले लिया आवेश, जो कौन सी जगह पर है A पॉइंट पे, ठीक है। या हम इसे वो भी मान सकते हैं, यहां से R दूरी पर, कितनी दूरी पर R दूरी पर कोई एक अन्य आवेश है, R दूरी पर कोई एक अन्य आवेश है। तो इस कंडीशंस पे इस आवेश के कारण, कौन सा आवेश है प्लस Q। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माना कि बिंदु A पर एक आवेश प्लस Q रखी गई है, जिससे R दूरी पर एक अन्य एकांक आवेश, तो हम यहां पर भी कुछ एक पॉइंट मान लेते हैं। इसको क्या पॉइंट मान लेते हैं B, एकांक आवेश, एक अन्य एकांक आवेश B बिंदु पर रखी गई है, जिस पर क्या याद करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की क्या याद करेंगे, तीव्रता। ठीक है जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको याद करनी है। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या बोला था मैं, F अपान Q नॉट, क्या होता है F अपान Q नॉट। अरे तुम लोग भी कुछ नहीं बताओगे तो फिर कैसे चलेगा जी।
चलिए यहाँ पर लिखता हूँ E इज इक्वल टू क्या होगा F अपान Q0। ठीक है, अब देखिए कूलाम के नियम से क्या होगा, ये Q0 अपान R का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मान को रखेंगे E बराबर, तो क्या आ जाएगा, E बराबर क्या होगा, F का मान 1 अपान क्या लिखेंगे, 1 अपान क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 R का स्क्वायर इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा जी Q0। ये Q0 किसका है, इसका। तो अब क्या होगा, Q0 क्या हो जाएगा, कटेगा। तो E बराबर क्या मिलेगा आपको, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान क्या मिलेगा R का स्क्वायर। यही क्या है, किसी एकांक आवेश, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई अगर आवेश है, चार्ज है, तो उस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, न्यूटन पर कूलम। क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन पर कूलम क्या है, विद्युत क्षेत्र की SI मात्रक। और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है कि अदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझको, चलिए इसको ना, अब देखिए इस एकांक आवेश के बाद में आपको क्या बोल रहा है। तो हमारा देखिए हम अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये हमारा हो गया, ये हो गए। ये देखो बिंदु आवेश के कारण क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लिखा है ना, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। E बराबर क्या दिया है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R का स्क्वायर। अगर मैं इसमें कोई एक परावैद्युतांक, कोई एक माध्यम रख दूं, ये वायु या निर्वात के लिए था, अगर उसमें माध्यम रख दूंगा तो क्या रख दूंगा, माध्यम को क्या मान लूंगा मैं, K। एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु या निर्वात के कारण, और K क्या है, परावैद्युतांक। ठीक है, अब आगे देखिए हमारा जो ये है, इसको हमको समझना है। क्या दिया है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करते हैं। इसको आपको समझने हैं। ठीक है जी, लिखना इसका डेफिनेशंस को, परिभाषा को लिखना है। इसको ये जो चीजें दी गई हैं इसको हम एक बार समझेंगे। पहले हम आते हैं कहाँ पर, कि अगर मैं कह दूं, देखिए मेरे पास में कोई एक आवेश है, इस आवेश का नाम क्या है, प्लस क्यू आवेश। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश को अगर मैं कहूं इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो दिशा क्या होगा, केंद्र से किधर होगा, किधर जा रहे हैं केंद्र से जी, बाहर की ओर। अगर प्लस है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाएंगी, बाहर की ओर। और अगर वो माइनस क्यू आवेश है, मतलब उस पर विद्युत क्षेत्र जो है, अगर मैं कहूं कि ये माइनस आवेश है, तो इसके विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं होंगी वह दिशा कैसा होगा, अंदर की ओर, ऐसा होगा। तो ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को कौन सी रेखाएं कह रहे हैं हम, काल्पनिक। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। लाइंस जो है वो इनविजिबल है, काल्पनिक है। तो अच्छा ये रेखाएं क्या है, तो अगर मैं कहूं या जो दिया गया ये प्लस क्यू आवेश है इसके केंद्र पर, तो ये एरिया क्या कहलाएगा,
क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एक आवेश को लाऊंगा तो यहां पर बल लगेगा कि नहीं? उसको लगेगा। यहां पर लाऊंगा तो बल लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो ये जो एरिया है जहां पर उसको बल लगेगा, तो ये बल लगने का कारण क्या है? क्यों बल लग रहा है उस पर? तो बल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां से एक क्या गए हैं? काल्पनिक रेखाएं निकली हुई है। क्या निकली है? काल्पनिक रेखाएं निकली है और इन्हीं रेखाओं पर ये आवेश जा रहे हैं। ठीक है, उसका प्रभाव है। तो इन रेखाओं को जो हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक लाइंस। इसको भी परीक्षा में पूछता है तो कम से कम नहीं तो 3 गुण को पूछता ही है। ठीक है, 3 गुण पूछता है तो अगर मैं जनरल यूं ही बोलूं 3 गुण क्या क्या लिख सकते हैं, तो पहला तो ये है कि धन से निकल करके कहाँ जाता है? ये कहाँ जाता है? अनंत। कहाँ जाता है? अनंत। इनफाइनाइट में जाता है। कहाँ जाता है? इनफाइनाइट में जाता है। कहाँ से? केंद्र से निकल करके, अगर धन है तो। ठीक है, और अगर ऋण है तो माइनस है तो क्या होगा? इनफाइनाइट से। कहाँ से? इनफाइनाइट। अनंत से ये कहाँ पर आता है? केंद्र पर आता है ये रेखाएं। ठीक है, दूसरी क्या कह सकते हैं? ये धन से निकल करके कहाँ जाता है? ऋण में। कहाँ जाता है? धन से निकल करके ऋण में जाता है। तो धन से निकल करके ये ऋण में ऐसा जाएगा ना, ये इस तरह से जाता है ऐसा। अर्थात यहाँ पर देखो कोई भी लाइन एक दूसरे को काट रही है क्या? कोई भी लाइन काट रही है? नहीं काट रही है एक दूसरे को, ये बिल्कुल नहीं काटती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, और अगर मान लो काट रहा है तो, अगर काट रहा है तो प्रश्न आ गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो जवाब क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर कोई आवेश है तो इस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो निकल रही हैं, तो एक बिंदु आवेश से एक ही रेखाएं निकलेंगी ना। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक रेखा इसको काट रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं पर और विद्युत आवेश है। ठीक है जी, ये स्वयं अपनी रेखाओं से जो निकल रही है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। और अगर यहाँ पर कोई रेखाएं काट रही हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई और विद्युत आवेश हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर अगर ये लोग काटते हैं एक जगह पर तो ये स्पर्शी रेखा जो बनेगी यह परिभाषा के क्या है? ये जो स्पर्श रेखा है यह परिभाषा के विपरीत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। 3 हो गए। ठीक है, और इसको अगर हम जानना चाहें तो यहाँ से अब देख लीजिए, देखिए क्या लिखा है जो मैंने बताया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत आवेश के पास आकाश में काल्पनिक वक्र है, ये बताया। काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पहला हो गया। दूसरा, एकांक धन आवेश के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, अतः ये क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यी बहुमुखी होती है। जबकि एकांक ऋण आवेश कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यी अंतर्मुखी होती है। ये बाहिर्मुखी लिखा है ना, मतलब रेखाएं कहाँ निकलती हैं? केंद्र से निकल करके बाहर, और ये अंतर्मुखी मतलब केंद्र की ओर आती है। ये देखो, 2 समान परिमाण के सजातीय आवेश Q के निकाय के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। दोनों आवेशों के कारण इन मध्य में स्थित किसी बिंदु N पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। आगे देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, प्लस से निकल करके कहाँ जा रही है? प्लस से निकल के माइनस पर, है ना। और ये एकांक धन आवेश में देखिए प्लस है तो कहाँ जा रही है? बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ देखो, दोनों अगर प्लस आवेश होंगे, दोनों क्या होंगे? प्लस आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित, देखिए यहाँ पर उदासीन बिंदु मिल सकते हैं, यहाँ पर उदासीन बिंदु मिल सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन यह जो दी गई है कि यहाँ पर जो आवेश है ये प्लस है, इधर जा रही है, प्लस इधर यहाँ पर प्रतिकर्षित हो रही है, यहाँ पर उदासीन बिंदु मिल सकते हैं। और क्या दिया गया है देखिए,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती है अथवा समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य। कहाँ पर शून्य होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, मतलब अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर ये चालक है तो इसके अंदर से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जो चालक है उस चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? शून्य। कहाँ पर? ध्यान रखना, चालक में ना, चालक में अंदर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं जी? शून्य। अब एक एक नंबर की यह तीसरा प्रश्न बन रहा है, एक नंबर का तीसरा प्रश्न। परावैद्युतांक को हमने देखा, धातु का परावैद्युतांक देखा, और अब कहता है कि अगर चालक के विद्युत क्षेत्र जो होते हैं, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की मान कितना होता है? तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी चालक को अगर आवेश देंगे तो वह उसके चारों ओर क्या हो जाता है? फैल जाता है। अगर मैं इसे, एक चालक है ये मेरे पास में, अगर मैं इसे आवेश दूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा जी? सारे आवेश कहाँ चले जाएंगे? इसके पृष्ठ में। कहाँ चला जाएगा? पृष्ठ में चला जाएगा, ठीक है? और इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर में कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। समझ में आ गया? ओके, यह हो गया आपका। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं, जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछना मुझको कि सर ये हमारा समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या दिया है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है? एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 रेखाएं खींचेंगे, कटेगा ना, 2 एक दूसरे को काटेगा, तो 2 रेखाएं खींची जा सकती है जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो सर्वथा असंभव है। 2 दिशा करेगा, क्योंकि प्लस से निकल रहा है तो वो सारी रेखाएं एक ही दिशा में जाएगी ना, और माइनस से भी आ रही है तो एक ही दिशा में आएगी। और यहाँ पर जब 2 दिशा दिखाएंगे, इसका मतलब है कि जो हमारा परिभाषा वो क्या हो जाएगा? गलत। समझ में आ गया ना? इसको भी आपको नोट्स कॉपी में लिखने हैं और याद रखने हैं। ओके, अब आगे आइए। ये विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जो उपयोग है वो सब देख लेना तुम लोग। ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर हम आवेश को किसी पदार्थ में देते हैं या चालक में देते हैं तो क्या होगा, ठीक है? तो हम देखते हैं, क्या लिखेंगे? सतत आवेश वितरण, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ, क्या होगा जी? चार्ज, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहला जो होगा उसको हम बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, लीनियर, क्या बोलेंगे इसको हम? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप लोगों को समझना है, ठीक है? सिर्फ लिखना नहीं है। अगर लिख रहे हैं तो लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ओके, मैं बता रहा हूं कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक तार है। क्या है हमारे पास? तार। इस तार की लंबाई को कितना मान लो मैं? L। तार की लंबाई कितनी है? L। इस तार की लंबाई L है। अगर हम इसको आवेश देते हैं, इस तरह से इसको आवेश देंगे तो जो आवेश घनत्व होगा, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं जिसको, आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। तो ये जो चार्ज डेंसिटी हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से, ठीक है? और हम इसको दे क्या रहे हैं? चार्ज, आवेश। क्या दे रहे हैं? आवेश। तो आवेश क्या होगा? Q। तो कई जगहों पे आएगा, ध्यान रखना। अगर हमें रैखिक आवेश वितरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे लैम्डा बराबर dQ बटा क्या हो जाएगा? dL। ये dQ क्या है? तो एकदम छोटा सा एरिया ले लेते हैं। कौन सा एरिया लेते हैं?
छोटा सा एरिया, उस एरिया को क्या मान लेंगे, डीएल। तो डीएल पे आवेश का मान भी क्या होगा, बहुत कम होगा। डीएल पर एरिया है, कम है, ठीक है, छोटी लंबाई बोल रहा हूं ना, तो जिसकी लंबाई छोटी है तो वहां पर आवेश का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा बराबर डी क्यू अपान डी एल, और कहीं पर अगर लैम्डा बराबर आपने क्यू अपान एल भी लिख दिया है तो भी क्या होगा, वो सही होगा। ठीक है, तो यह आपको दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ ये लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल, या डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल। क्या दिया है, क्यू बराबर, अगर लिखेंगे हम इसको तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल इंटू लैम्डा। क्या लिख सकते हैं, एल इंटू लैम्डा। तुम लोग खामोश हो जाते हो तो मैं डर जाता हूं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या लिया है, ठीक है, क्या लिखा है, पृष्ठीय आवेश वितरण, या हम इसको कहें तो क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब सरफेस है, सरफेस को मान लीजिए कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, सरफेस को किससे डिनोट करते हैं, एस। सरफेस को किससे डिनोट करेंगे, एस, ठीक है, एस इसे डिनोट करते हैं। और इसका जो डेंसिटी है, आवेश जो घनत्व है, तो इसकी आवेश घनत्व को किससे मान लेते हैं, सिग्मा। किससे मानते हैं, सिग्मा। तो मैं लिखूंगा सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या लिख सकता हूं, सिग्मा बराबर लिखूंगा, जो चार्ज है वो ऊपर में आ जाएगा, चार्ज क्या होगा, ऊपर में, तो नीचे में क्या आ जाएगा, डी एस। या क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपान क्या लिख सकते हैं, एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं लेकर के चलूं, या डी क्यू इज इक्वल टू लेकर के चलूं, तो डी क्यू बराबर क्या लिखूंगा जी, सिग्मा इंटू क्या लिखूंगा, डी एस। इसको भी ध्यान में रखना। एक और क्या होगा, इसको फिर उसमें तुलना किया गया है कुलाम के नियम से। एक और जो होगा उसको हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वितरण। हिंदी में लिखने की जरूरत है कि, हिंदी में लिखने की जरूरत है कि नहीं है ना। ये आयतन आवेश घनत्व या वितरण। अब ये आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। ठीक है, इसके आवेश घनत्व को हम मान लेते हैं, आवेश जो घनत्व होगा, पहले को हमने क्या माना, लैम्डा, पहले को क्या माना हमने, लैम्डा, दूसरे को क्या माना हमने, सिग्मा। क्या माना हमने, सिग्मा। तो तीसरा को हम मान लेते हैं रो। क्या मान लेते हैं, रो। क्या बोलते हैं इसको, RH O, रो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो बराबर, ये P नहीं है ना, रो है, रो बराबर क्या लिखेंगे, DQ अपान क्या हो जाएगा, DV। या क्या लिखेंगे हमारा, DQ बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू DV। ये देखिए, एक आ गया रैखिक आवेश घनत्व या वितरण, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर हम कोई भी पदार्थ है या चालक है जिसको हम चार्ज देंगे, उसको आवेशित करेंगे, तो आवेशित करने से हम पहले ये पता कर लेंगे कि वो तार जैसा है, या कोई पृष्ठ जैसा है, या कोई वॉल्यूम जैसा है। ठीक है ना, मतलब कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। ठीक है, और अगर मैं क्षेत्र कहूंगा तो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। और अगर मैं सिर्फ रैखिक बोलूंगा तो लीनियर बोलूंगा तो क्या होगा, सिर्फ लंबाई होगा। समझ में आ गया, ओके। इसके बाद देखिए आगे और क्या कहता है। इसके बाद आपके ये जो मैथ्स हैं, जिसको हम बाद में इसको हल कराएंगे जब क्या बोलते हैं सिलेबस हमारा ये हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डायपोल, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जो जुड़ा हुआ है 3 लेसन है, जो तीनों लेसन इस पे काम करेगा। ठीक है, 3 लेसन में वैद्युत द्विध्रुव दिया है, आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव ऐसे करके बताएगा इस लेसन में, फिर दूसरे लेसन में, और एक लेसन में जब आएगा तो चुंबकीय द्विध्रुव कहेगा। जो चुंबक पढ़ेंगे ना उसमें क्या कहेगा, चुंबकीय द्विध्रुव। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक लेसन को बेहतर ढंग से समझ लें, पढ़ लें, तो ये तीनों लेसन में आएगा, तो तीनों लेसन हमारी समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो पहला लेसन इसमें ये जो टॉपिक दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक हमको क्या कर लेनी चाहिए, बेहतर ढंग से समझ लेनी चाहिए। ठीक है।